बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो हमारा रिएक्शंस का नेक्स्ट लेक्चर है। और जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, हम आज ग्रिग्नॉर्ड से अल्केन को प्रिपेयर करेंगे। अगर हम ग्रिग्नॉर्ड से अल्केन को प्रिपेयर करना चाहें तो सबसे पहले जो है वो हम इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट क्या होते हैं और ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट बनाए कैसे जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, 3 लाइनें लिखी हुई हैं फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट से नीचे। अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट इन एनहाइड्रस ईथर। आपने एनहाइड्रस ईथर लेना है। एनहाइड्रस ईथर के साथ आपने जो है वो अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाया विद मैग्नीशियम टू फॉर्म अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो वहाँ पे क्या चीज़ बनेगी? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा। सिंपल सी चीज़ आपके सामने है, आप इस पे गौर करें। ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है और इसको मैं जो है वो सर्कल भी कर देता हूँ। अभी आप इस पर ज़रा गौर करें। जैसा कि आपको अब जो है वो नोट्स में भी जो है वो नज़र आ रहा होगा। ये नोट्स आपके सामने जो है वो यहाँ पे लिखे गए कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज़ आल्सो कॉल्ड द ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर इट गिव्स अल्केन। तो ये अल्केन देता है। हमने अब इस चीज़ को जो है वो फोकस करना है कि किस तरह आपके पास ये आएगा। और रही बात इस चीज़ की, तो ये आपके पास HOH है और HOH जो है इसने रिएक्ट करना है। इसका ये वाला एक H, जब आप ये एक H लेंगे, इस एक H को CH3 को देंगे तो ये बनेगा CH4। तो CH4 बना, पीछे रह गया OH। अब ये OH मैग्नीशियम के साथ जो है वो कंबाइन हो जाएगा, मैग्नीशियम Br और मैग्नीशियम OH। तो ये आपके पास है प्रिपरेशन ऑफ दी अल्केन का 5th मेथड, जो कि आपको बुक पे नज़र भी आ रहा है। हम अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से जो है प्रिपेयर कर रहे हैं अल्केन को। इसी तरह नीचे एग्जांपल आप देखें, एग्जांपल नंबर 2 है कि आपको दिया गया है CH3 CH2 MgBr इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर इट गिव्स द इथेन एंड आल्सो द बाय प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड। तो अब आपके सामने ये जो चीज़ आ रही है, आपने एक H लिया, ये H आपने उठा के CH2 को देना है। तो यहाँ पे ये देखिए CH3 एज इट इज़ है और इसके साथ ये क्या आ गया, CH3 बन जाएगा। CH3 ये बॉन्ड है CH2 और इस CH2 को एक H जब ये वाटर का मिलेगा तो ये CH3 हो जाएगा। Mg एज इट इज़, इसके साथ Br है और साथ क्या लगा है, OH लगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास है 5th मेथड। तो हम जो है वो इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद हम इसकी केमिकल रिएक्टिविटी देखेंगे कि अल्केन्स की केमिकल रिएक्टिविटी क्या है। अगर आप यहाँ पे आप गौर करें तो आपके सामने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हैं। देयर आर 4 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अल्केन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द अल्केन। अल्केन्स कंटेनिंग अप टू
ये मैं यहाँ पे आपके सामने ये जो अब कर्सर सा आ रहा है इसके ऊपर आप देखें, अल्केन कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम आर कलरलेस। मतलब जो कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक है, मसलन मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अप टू ब्यूटेन, ये कलरलेस हैं। और उसके बाद दूसरा करैक्टरिस्टिक इनका ये है कि ये ऑर्डरलेस हैं, इनकी कोई स्मेल वगैरह नहीं होती। उसके बाद एक और इनका क्राइटेरिया क्या है, दीज आर कॉल्ड गैसेस। अल्केन से लेके ब्यूटेन तक ये गैसेस हैं। आगे हम पेंटेन से हेप्टाडीकेन तक जाएं, यानी पेंटेन है C5, यानी 5 कार्बन से लेके 17 कार्बन तक के कंपाउंड को अगर हम डिस्कस करें तो ये सारे कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं, लेकिन ये क्या हैं, साथ लिक्विड्स होंगे। मतलब फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ द अल्केन्स आर गैसेस एंड अदर्स आर लिक्विड। द हायर मेंबर फ्रॉम C18 ऑनवर्ड। अब C17 से आगे यानी C18 से लेके जितने भी हैं, दीज आर कॉल्ड वैक्सी सॉलिड्स। ये वैक्स लाइक जो है वो इनका एक फिनोमिना है। तो उस तरह के ये सॉलिड्स हैं, कलरलेस हैं और ऑर्डरलेस हैं। तो ये अल्केन की पहली हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टी आ जाती है। अल्केन की दूसरी अगर हम देखें प्रॉपर्टी, अल्केन आर नॉन पोलर और वेरी वीकली पोलर एंड आर इनसॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट। अल्केन्स आर नॉन पोलर, ये नॉन पोलर कंसीडर होते हैं क्योंकि एक तो पहली बात ये है कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना होने के बराबर है। और अगर इनको पोलर मान भी लिया जाए तो इनमें पोलैरिटी के लिए लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, जिस तरह फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस कर चुके हैं, या जो है वो इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स जो है वो इनके अंदर डील की जाती है। तो बेसिकली ये नॉन पोलर भी हैं या जो है वो वेरी वीकली पोलर इनको माना जाता है। तो ये अपने पोल्स नहीं बनाते, पॉजिटिव नेगेटिव पोलिंग इनकी बहुत कम बनती है। इस वजह से ये पोलर सॉल्वेंट जैसा कि वाटर है, वाटर में इनको डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता। मसलन मीथेन है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, ईथेन है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, प्रोपेन है, ब्यूटेन है एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी। अगर ये डिज़ोल्व होती हैं तो ये लाइक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये डिज़ोल्व होंगी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे कि बेंजीन के अंदर डिज़ोल्व किया जा सकता है, ईथर के अंदर डिज़ोल्व किया जा सकता है, कार्बन के अंदर डिज़ोल्व किया जा सकता है और टेट्राक्लोराइड के अंदर डिज़ोल्व किया जा सकता है। ये हो गई आपके पास 2 प्रॉपर्टीज़। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, देयर फिजिकल कंटेंट्स लाइक बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, डेंसिटी एक्सेट्रा इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द कार्बन एटम। यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करें, मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करें, इनकी डेंसिटी यानी मैस बाय वॉल्यूम का अगर हम रेशो डिस्कस करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, कार्बन एटम इंक्रीज़ होते जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। ज़ाहिर बात है जब कार्बन 1 होगी मेल्टिंग पॉइंट और होगा, जब 2 कार्बन आ जाएंगी मेल्टिंग पॉइंट ज़ाहिर बात है इंक्रीज़ कर जाएगा, जब कार्बन 3 हो जाएंगी तो मेल्टिंग पॉइंट उसका और इंक्रीज़ कर जाएगा। जिस तरह मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन आगे यूँ बढ़ते जाएंगे, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी जिनकी बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर हम जो है वो सॉल्युबिलिटी की बात करें, वेयर एज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज़ इन द मॉलिक्यूलर मैस, जो मैस बढ़ता जाएगा इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करती जाएगी। उसकी वजह ये है कि पार्टिकल्स जो है वो बड़े होंगे, जब पार्टिकल्स बड़े होंगे तो उनके लिए इतनी स्पेसेस नहीं है कि वो किसी चीज़ के अंदर डिज़ोल्व हो सकें। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ मॉलिक्यूलर मैस के साथ डिक्रीज़ कर जाती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट की लाइन नंबर 3 है, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बाय 20 to 30 डिग्री फॉर एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप टू द मॉलिक्यूल। मसलन आपने मीथेन लिया, मीथेन है CH4, अब मीथेन के अंदर आपने एक और CH2 ऐड करना है जिसकी वजह से ये ईथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जाके CH3 बनेगा। यानी एक एच आपने जो है वो CH4 का दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, CH3। तो जब हर एक मॉलिक्यूल के अंदर CH2 ग्रुप ऐड करते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट 20 to 30 डिग्री बढ़ता जाएगा। मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मसलन मीथेन का है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप ईथेन लेते हैं तो ईथेन का हो जाएगा 40 डिग्री, अगर आप ईथेन के बाद प्रोपेन लेते हैं तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। जिस तरह CH2 ग्रुप साथ अटैच होता जाएगा इसी तरह इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। The boiling point of the alkanes having branch chain structure are lower than their isomeric normal chain alkanes। अब यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन किया जा रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्केन्स जिनकी ब्रांच स्ट्रक्चर है आर लोअर देन देयर आइसोमेरिक नॉर्मल चेन अल्केन। जो नॉर्मल चेन अल्केन है उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो
ज़्यादा होगा, और जो आपके ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं उनका क्या होगा, उनका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट आप जो है वो देखेंगे कि उनका बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो ये जितने भी ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट लो है, और जो आइसोमेरिक नॉर्मल चेन है उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है। नॉर्मल ब्यूटेन हैज़ बॉइलिंग पॉइंट 0.5 डिग्री, और जो आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन का है -1 से लेके 1.7 डिग्री तक। तो इनके जो है वो बॉइलिंग पॉइंट भी इस तरह इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं, और ये डिपेंड करता है उनकी ब्रांचिंग पे भी और नॉर्मल पे। ब्रांच का लो होगा और जो नॉर्मल होंगे उनका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। The melting point of the alkane also increase with the increase in the molecular mass, but also increase is not so regular। जो मेल्टिंग पॉइंट है अल्केन के, वो मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ तो करते हैं, लेकिन ये इंक्रीज़ रेगुलर नहीं है। जिस तरह आपने पीछे भी पढ़ा कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो 20 to 30 डिग्री इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम ऐसा कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं करते, और ना ही हम इस तरह का कोई क्राइटेरिया उसका मेंशन करेंगे कि इतनी डिग्री जो है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। अगर इंक्रीज़ करता भी है तो वो क्या है, हमारे पास इर्रेगुलर सा एक पोर्शन आता है। अब हम इस फिज़िकल प्रॉपर्टी को कंक्लूड करने लगे हैं, तो आप देखिएगा कि किस तरह हम फिज़िकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। आपके सामने ये भी जो है वो एक नोट जो है वो शो हो रहा होगा, नोट एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें ये लिखा गया है कि आपके सामने जितने भी 4 पॉइंट्स थे इनको कंक्लूड किया गया कि पहला देखें, मीथेन टू ब्यूटेन आर गैसेस, यानी मीथेन से ब्यूटेन तक गैसेस हैं, पेंटेन से हेप्टाडीकेन तक लिक्विड्स हैं, और उसके बाद जितने भी हैं वो सारे के सारे सॉलिड्स हैं। अगली प्रॉपर्टी ये है कि इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व नहीं होते। सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, बेंजीन के अंदर ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को अगर डिस्कस करें तो इनके मेल्टिंग जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये इंक्रीज़ करते हैं विद द इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ कार्बन्स। कार्बन एटम इंक्रीज़ करते जाएँ तो ये भी अब क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ करता जाएगा। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट अकेले डिस्कस करें तो मेल्टिंग पॉइंट का जो इंक्रीज़ है वो रेगुलर नहीं होता। अब हम जो है वो इसकी रिएक्टिविटी को डिस्कस करते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी जो है वो किस तरह की है, और इसकी रिएक्टिविटी के अंदर जो है वो क्या चीज़ें आ सकती हैं। अगर आप गौर करें तो ये आपको रिएक्टिविटी का पोर्शन जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो हम अभी डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी को कि रिएक्टिविटी जो है वो क्या चीज़ है। मसलन अभी मैं इसको जो है वो अंडरलाइन भी करता हूँ, जो हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है। ये हमारे पास है रिएक्टिविटी ऑफ दी अल्केन्स। अल्केन्स जो रिएक्शन करती हैं उनके क्राइटेरिया क्या है, या किस तरह उन्होंने जो है वो रिएक्ट करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट आपको दिया गया था कि अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। जितने भी अल्केन्स हैं उनको पैराफिन्स कहते हैं। ये लैटिन वर्ड है, पैरम मीन लिटिल, एफिन्स मीन एफिनिटी। जिस तरह कि आपको यहाँ पे ये नज़र भी आ रहा होगा कि ये आपके सामने, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये रेड कलर से अंडरलाइन हुआ कि ये लेस रिएक्टिव हैं, और अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ये इनर्ट होते हैं, रिएक्शन नहीं करते, एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, अल्कली के साथ भी नहीं करते, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करते। अगर ऑर्डिनरी कंडीशन, आम सी कंडीशन आप देंगे तो ये कभी भी उसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो ये रिएक्शन कितनी टाइप के करेंगे, अगर हम इस पर गौर करें तो ये 2 टाइप के जो है वो आपको रिएक्शन करके देगा। जिस तरह इसको मैं सर्कल भी करता हूँ तो ये आपके पास 2 टाइप के जो है वो रिएक्शन जो है वो देगा। ये है जो जिसको मेंशन किया गया कि ये 2 टाइप के रिएक्शन जो है वो देता है। जिस तरह ये यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा, ये आपको 2 टाइप के रिएक्शन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि ये 2 टाइप के रिएक्शन देगा। वो कौन कौन से हम इसको डिस्कस करते हैं। और ये जो रिएक्शंस हम देख रहे हैं, सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी जो है वो करते हैं। अब इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। दूसरा थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन, ये 2 टाइप के जो है वो रिएक्शन देते हैं। एक रिएक्शन आपका ये हो गया जिसको अब अभी हमने यहाँ पे डिस्कस भी करना है। तो अभी देखें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी, और दूसरा जो आपने डिस्कस किया रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन, इसके अकॉर्डिंग हम क्या देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है दीज रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट द हाई टेम्परेचर और ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल। सबसे पहला अगर हम देखें इनके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को तो ये क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पे होते हैं। अगर हाई टेम्परेचर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते तो ये क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये फ्री रेडिकल जो है वो फॉर्म करते हैं। जिस तरह के आपको ये नज़र भी आ रहा है, तो ये फ्री रेडिकल जो है वो यहाँ पे
फॉर्म करेंगे। तो सबसे मेन हम यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं, एक तो उसने क्या किया, एब्जॉर्प्शन की है, और एब्जॉर्प्शन किसकी की, लाइट एनर्जी की। और जब लाइट एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया तो अब वो क्या करेगा, हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स को बनाएगा, और फ्री रेडिकल्स कहते हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब ये फ्री रेडिकल बनाएंगे तो इसका क्राइटेरिया ये सेट किया जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो जो अनरिएक्टिविटी है अल्केन की अंडर नॉर्मल कंडीशन में बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड फॉर्मिंग दैम। तो जब ये नॉन पोलर बिहेवियर रखेंगे तो इसी वजह से ये क्या होंगे, ऑर्डिनरी कंडीशंस पे अनरिएक्टिव होंगे। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ द कार्बन इज़ 2.5 एंड हाइड्रोजन इज़ 2.1 डू नॉट डिफर एप्रिशिएबली एंड द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन आर इक्वली शेयर्ड मेकिंग दैम ऑलमोस्ट नॉन पोलर। क्योंकि इसका कंक्लूजन अब हम ये करते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, जिसकी वजह से ये क्या हैं, सारे नॉन पोलर कंसीडर होते हैं। जब इनको हम नॉन पोलर मानते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी भी जो है वो अंडर नॉर्मल कंडीशंस लो हो जाएगी, तो इनको हम अनरिएक्टिव या इनर्ट मानते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी 2.5 या 2.1 जो है वो कंसीडर की जाती है। अब हम जो है वो जाते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसका सिग्मा बॉन्ड इनर्ट क्यों होता है? सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि आप सिंगल बॉन्ड समझेंगे, सिंगल बॉन्ड जो है वो किसको कहा जाता है। अभी हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, इनर्टनेस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। द अनरिएक्टिविटी ऑफ द अल्केन्स कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इनर्टनेस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। इसको हम सिग्मा बॉन्ड की बेस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। पीछे आपने डिस्कस किया कि जो उसकी अनरिएक्टिविटी है आप उसको नॉन पोलैरिटी के अकॉर्डिंग भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप इसको सिग्मा बॉन्ड के अकॉर्डिंग भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। इन अ सिग्मा बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई विच मेक्स इट वेरी स्टेबल बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड का क्राइटेरिया ये है कि सिग्मा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड बनाने में जो है वो हिस्सा लेते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, शेयर होंगे, तो ये टाइटली जो है वो हेल्ड हो जाते हैं न्यूक्लियाई, और जो है दो न्यूक्लियाई के दरमियान जो है वो टाइटली हेल्ड होके बनाएंगे सबसे पहले एक स्टेबल सा बॉन्ड। तो जो स्टेबल बॉन्ड होगा उसकी वजह से हम ये कहेंगे कि अ लॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट। इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। मोर ओवर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सिग्मा कैन नाइदर अटैक और एनी इलेक्ट्रोफाइल नॉर अ न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन देम। सिग्मा बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि इस सिग्मा बॉन्ड पे ना कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और ना ही कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इसको जो है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ होते हैं। तो हम इसको जो है वो अभी डिस्कस करते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो सबसे पहले जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोफाइल। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल किसे कहा जाता है। इलेक्ट्रोफाइल्स आर दी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़। इलेक्ट्रोफाइल जो भी हैं इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब ये है कि इनके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होगा, इनके ऊपर ये खुद रखेंगे अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हैविंग पॉजिटिव चार्ज। जब इनके ऊपर आप लेके जाएंगे पॉजिटिव चार्ज तो इन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन लविंग। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। मसलन आप अगर देखते हैं Na और Na के ऊपर अगर हम लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऊपर तो नहीं आएगा, सिंपल ऐसे लिखा आएगा, Na पॉजिटिव हो तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल को जनरलाइज करके हम जो स्टेटमेंट देते हैं वो ये है कि इलेक्ट्रोफाइल को हम E पॉजिटिव के साथ जो है वो शो करते हैं कि ये जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। इसी तरह अगर हम न्यूक्लियोफाइल को डिफ़ाइन करें तो आपके सामने न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन क्या बनेगी। तो न्यूक्लियोफाइल इसके जो है वो उलट होगा, और न्यूक्लियोफाइल को जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस लविंग। तो ये मैं लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, इसको आप देखें न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या चीज़ है, न्यूक्लियोफाइल है आपके पास मेन इसका कि न्यूक्लियस लविंग स्पीशी इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, सॉरी मैं दोबारा से करता हूँ, न्यूक्लियस लविंग
स्पीशी इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। और इनके ऊपर क्या होगा, अब नेगेटिव चार्ज होगा, हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो इनके ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आप लेंगे तो इसकी एग्जांपल में हम देखेंगे, मसलन आप लेते हैं Cl नेगेटिव। Cl जब नेगेटिव आप लेंगे तो Cl नेगेटिव है, ज़ाहिर बात है क्लोराइड आइन है, तो ये न्यूक्लियस लविंग है, मतलब ये पॉजिटिव स्पीशी पे अटैक करेगा, इस वजह से इसको जो है वो न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो अब जो अल्केन है, अल्केन एक ऐसा आपके पास मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर सिग्मा बॉन्ड की इनर्टनेस की वजह से ना कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और ना ही कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब हम जो है वो इनके रिएक्शंस की तरफ आते हैं कि इसके रिएक्शंस के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो हम देख सकते हैं। अब इन रिएक्शंस को ज़रा आपने ध्यान से देखना है कि इस रिएक्शन में हम क्या लें। सबसे पहला रिएक्शन है इसका कंबस्शन। तो आपने सबसे पहला जो प्रोसेस लिया वो कंबस्शन का था। कंबस्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का जलना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बर्निंग ऑफ एन अल्केन, ये आपके सामने लाइन लिखी हुई, बर्निंग ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ नोन एज कंबस्शन। अल्केन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबस्शन। अब कंबस्शन बेसिकली इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन होगी तो हम इसको जो है वो कंबस्शन कहेंगे। अब इसमें जो मेन कंडीशन है वो ये है कि इसे हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। इसको अगर हम देखें तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन का भी। तो ये आप इसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। कंप्लीट कंबस्शन ऑफ एन अल्केन यील्ड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। यहाँ पे ये जो आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, ये वाला CH4, ये अल्केन है और इसने 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया। आपने फ्लेम प्रोवाइड किया, ये जो आप यहाँ पे इसको मैं ऐसे ऊपर लाइन के साथ भी मेंशन कर रहा हूँ, ये जो आपने यहाँ पे मेंशन किया, ये तो ये इसको अंडरलाइन किया, अब फ्लेम दिया आपने। तो जो भी अल्केन होगी यहाँ पे कुछ भी आ जाए, C2H6 आ जाए या C3H8 आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्रोडक्ट आपकी अनदर वर्ड्स यही बनेगी CO2, वाटर और यहाँ पे एनर्जी आपने लिखना है या हीट लिखनी है, हर एक की अपनी वैल्यू होगी। यहाँ पे आप सिंपल एनर्जी भी लिख सकते हैं, जहाँ पे 891 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप एनर्जी या हीट को भी मेंशन कर सकते हैं। ऑल्दो द रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि ये हीट को निकालेगा। इट इज़ रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर टू इनिशिएट इट। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लेता है रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। बाय अ फ्लेम और अ स्पार्क, तो आपको फ्लेम देना पड़ता है या स्पार्क देना पड़ता है, तो इसलिए आप हाई टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तब जाके ये रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। कंबस्शन इज़ अ मेजर रिएक्शन अकरिंग इन द इंटरनल कंबस्शन इंजन ऑफ द ऑटोमोबाइल। जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनके अंदर जो इंटरनल इंजन है उनके अंदर इंटरनल कंबस्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर जो है वो यहाँ पे जनरेट होता है, हीट इवॉल्व होती है। A compressed mixture of alkane and air burns smoothly in the internal combustion engine and increases the efficiency। अगर हम complete combustion देख रहे हैं तो क्या होगा, अल्केन और जो है वो उसका मिक्सचर और एयर का मिक्सचर, ये दोनों कंबस्ट करेंगे। अल्केन आपके सामने CH4 है और एयर आपके पास O2 है। ये दोनों का मिक्सचर जो है ये इंजन के अंदर स्मूथली बर्न करते हैं, जिसकी वजह से इंजन की एफिशिएंसी जो है वो ठीक होती है। तो ये आपके पास कंबस्शन का पहला रिएक्शन है जिसको आप यहाँ पे डील कर रहे हैं। तो आगे अगर हम जो है इसको फर्दर लेके चलें तो अगला है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इट इज़ आल्सो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कंबस्शन इट इज़ आल्सो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बट देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस। कंबस्शन इज़ अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन, while oxidation is incomplete oxidation which are discussed here. Oxidation of methane under different conditions given different product. सबसे पहले है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, जिस तरह के पहले भी आपसे डिस्कस किया। तो ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या एयर जो है वो आप देते हैं, सप्लाई कम होती है, उसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक बनती हैं, जिस तरह के आप स्क्रीन पे ये देख भी रहे हैं। ये CH4 है। आपने इनकम्प्लीट जो है ऑक्सीडेशन करनी है तो आपने ऑक्सीजन की सप्लाई कम की, इसीलिए इसके मोल जो है वो ज़्यादा रिक्वायर हैं। तो क्या बनेगा, कार्बन मोनो बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन ब्लैक बनेगा, यानी सिंपल कार्बन जो है वो बनेगी। तो ये इसका जो है वो दूसरा आपके सामने रिएक्शन आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया ऑक्सीडेशन का एक रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का दूसरा रिएक्शन देखने के लिए आप ज़रा स्क्रीन पे गौर करें। तो दूसरा रिएक्शन आपको दिया गया है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन।
ये आपके सामने मेंशन किया गया कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। आप इस पर अब गौर करें तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से क्या मुराद है। लोअर अल्केन्स व्हेन बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटालिस्ट, हम बात कर रहे हैं लोअर अल्केन्स की। लोअर अल्केन से मतलब आपने जिनके अंदर कार्बन कम है वो लेनी है। मसलन आप मीथेन ले लेते हैं, मीथेन को मेटालिक कैटालिस्ट यूज़ करें। मेटालिक कैटालिस्ट से मुराद ये आपके सामने जहाँ पे मैंने कर्सर भी रखा है और नीचे इसको जो है वो अंडरलाइन भी किया है, ये जो आपको नज़र आ रहा है कॉपर, दैट इज़ अ मेटालिक कैटालिस्ट। कैटालिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को तेज़ करता है, रिएक्शन में जो है वो ऑन द होल पार्टिसिपेट नहीं करता। आपने टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, प्रेशर देना है, तो उसके नतीजे में क्या बनेंगे, यूजफुल प्रोडक्ट्स बनेंगी। ये है अल्केन का एक और रिएक्शन। लोअर अल्केन्स व्हेन बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटालिस्ट एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट। मसलन ये आपने दिया CH4 और ये आपने ऑक्सीजन लिखी। अब ये ऑक्सीजन देखें, दैट इज़ नेस्केंट ऑक्सीजन, दैट इज़ वेरी रिएक्टिव इन नेचर। तो नेस्केंट ऑक्सीजन यूज़ करने का मकसद ये होता है कि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो ही आप नेस्केंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है सबसे पहले क्या बनाएगी, अल्कोहल बनाएगी। ये आपने यहाँ पे इसको देखा, ये अल्कोहल है CH3OH, मिथाइल अल्कोहल बनेगी। मतलब आपने CH4 में से H को O के साथ जो है वो कंबाइन कर देना है, CH3 इसका इधर रह जाएगा और इसका एक H O के साथ कंबाइन करके अल्कोहल बनाना है। तो ये 400 डिग्री पे और 200 एटमॉस्फेरिक जो है वो प्रेशर पे ये रिएक्शन जो है वो जनरेट होता है। तो उसके नतीजे में क्या बनती है, मिथाइल अल्कोहल। उसके बाद आपने अगेन मिथाइल अल्कोहल ली, जो प्रोडक्ट बनी मिथाइल अल्कोहल को अगेन नेस्केंट ऑक्सीजन के साथ आपने रिएक्ट किया। कॉपर लिया, 400 आपने डिग्री प्रोवाइड किया, 200 आपने एटमॉस्फेरिक दिया। इसके नतीजे में क्या होगा, अब ज़रा बी केयरफुल, थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को अब आप देखें। अब यहाँ पे ये होना है कि आपके पास ये जो CH3OH है, अब इसके अंदर जो आपने ये ऑक्सीजन ऐड करनी है, ये क्या होगा, ये अल्डिहाइड बनाएगा। मसलन H होगा, यहाँ से 2H आप निकालेंगे, यहाँ से 2H निकलेंगे। जब 2H यहाँ से निकलेंगे और एक O यहाँ से निकलेगा, ये वाला O जो है मैं यहाँ से रिमूव करवा रहा हूँ। तो ये O जब आप निकालेंगे तो बनेगा आपके पास वाटर, पीछे रहेगा HC। अब H है साथ इसके जो है वो अब आप O कंबाइन करेंगे, HCHO बन जाएगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनती है। मतलब आपने इस प्रोडक्ट के अंदर से, ये जो आपके सामने प्रोडक्ट है, इसके अंदर से आपने वाटर को रिमूव करना है। जब वाटर रिमूव हो जाएगा, बाकी प्रोडक्ट को कंबाइन करें, HCHO जो है वो बनेगा। इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसके जब मैकेनिज़्म हम डील करेंगे फिर आपको आइडिया होगा कि ये चीज़ कैसे बनती है। सिर्फ आप इतना समझें कि आपने अल्कोहल को जो है वो रिमूव करना है वाटर से। जब वाटर रिमूव हो जाएगा इसके अंदर से तो क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो अगेन आपने लिया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की आपने की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के लिए आपने नेस्केंट ऑक्सीजन यूज़ की, कॉपर लिया, 400 डिग्री प्रोवाइड किया, 200 टेम्परेचर दिया। अब क्या होगा, सिंपल यहाँ पे एक H आपने, इसने O ऐड आपने कर दिया, ये देखिए HCOOH हो जाएगा। यहाँ पे कोई H रिमूव नहीं होगा, कोई वाटर वगैरह यहाँ पे नहीं बनेगा, सीधा सीधा क्या है HCOOH बन जाएगा। आपने HO को तरतीब दिया है इस तरह कि वो O के साथ कंबाइन हो जाए, तो HCOOH जो है वो यहाँ पे बनेगा। ये आपका मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे बनता है HCOOH, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। अगर आप देखें HCOOH को अगर आप अगेन लें तो ये HCOOH जो है अगेन नेस्केंट ऑक्सीजन के साथ जो है वो ट्रीट करेगा। कॉपर है, 400 आपने डिग्री लिया, 200 एटमॉस्फेरिक लिया, तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ क्या बनेगा, वाटर। यहाँ पर आपने कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके पास मॉलिक्यूल है जिससे आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे और ये 2H बच जाएंगे। ये 2H जो है ऑक्सीजन में कंबाइन होके यहाँ पे वाटर बनाएंगे। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन इज़ यूज्ड इंडस्ट्रियल टू प्रिपेयर हायर फैटी एसिड यूज इन द सोप एंड द वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज़। जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है अल्केन की, ये इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। किस लिए, प्रिपेयर हायर फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स के लिए इस्तेमाल होती है। और फैटी एसिड्स यूज़ होते हैं सोप के अंदर, वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर, और इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब जहाँ पे ये बनता है सोप या वेजिटेबल ऑयल, उनके अंदर हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन को डील करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड रिएक्शन विच इज़ नेम्ड एज नाइट्रेशन। तो हम नाइट्रेशन देखेंगे। नाइट्रेशन किसको कहा जाता है, नाइट्रेशन इज़ बेसिकली इट इज़ द एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। NO2 को ऐड करना, नाइट्रो ग्रुप को ऐड करना, इट इज़ कॉल्ड नाइट्रेशन, दैट इज़ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। It is a substitution reaction of alkane in which a hydrogen atom of an alkane is replaced by the nitro group.
तो एक हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रो ग्रुप से आपने रिप्लेस करना है। तो अल्केन अंडरगो वेपर फेज नाइट्रेशन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन एट 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव नाइट्रो अल्केन। आपने वेपर फेज यहाँ पे रिएक्शन लिया, आपने CH4 लिया, HNO3 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HONO2 भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली HNO3 नाइट्रिक एसिड है। तो आपने इस पर गौर करना है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप डायरेक्ट HNO3 भी लिख सकते हैं। अब पीछे क्या बच गया, आपका NO2 रह गया। ये जो NO2 आपने लिया, इस NO2 को आप इसके एक H की जगह पे लगाएं और ये H इसको दें तो बनेगा वाटर। पीछे क्या रह जाएगा, CH3NO2, दैट इज़ कॉल्ड नाइट्रोमीथेन। नाइट्रो अल्केन जनरली फाइंड यूज़ एज अ फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, और ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर भी जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आई थिंक सो लास्ट रिएक्शन दैट इज़ कॉल्ड हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन अब किस तरह की जाती है ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा था, लेकिन अब हम इसको डील करेंगे। डील करने का इसका मेथड ये है कि आप इसके रेडिकल जो है वो बना लेने हैं। अब रेडिकल इसके जो है वो किस तरह बनेंगे, ये किस तरह होता है, सबसे पहले हम इस प्रोसेस को रीड आउट करते हैं। अल्केन्स रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सबसे पहले आपने लेना है क्लोरीन या ब्रोमीन, ये सनलाइट की प्रेजेंस में अल्केन के साथ रिएक्ट करेंगे, या आपने दी यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट ये प्रोवाइड करेंगे, या आप इसको हाई टेम्परेचर देंगे, रिजल्टिंग इन द सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद द हैलोजन। तो इसके नतीजे में हाइड्रोजन एटम हैलोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा। इसको हम नाम देते हैं हैलोजिनेशन का। तो आगे अगर हम देखें, एक्सटेंट ऑफ द हैलोजिनेशन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हैलोजन यूज्ड। तो हैलोजिनेशन डिपेंड करती है कि कितनी हैलोजन आपने यूज़ की है। जितनी आप हैलोजन यूज़ करेंगे उसी के मुताबिक प्रोडक्ट्स भी आपको बनती हुई नज़र आएंगी। रिएक्शन ऑफ द अल्केन विद फ्लोरीन इज़ हाईली वायलेंट एंड रिजल्ट इन अ मिक्सचर ऑफ कार्बन फ्लोरिनेटेड अल्केन एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। मतलब रिएक्शन ऑफ अल्केन विद फ्लोरीन इज़ हाईली वायलेंट। तो फ्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करते हैं, ये वायलेंट रिएक्शन है, तो इसके नतीजे में क्या होगा, रिजल्ट इन अ मिक्सचर ऑफ कार्बन फ्लोरिनेटेड अल्केन्स एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो बनती हैं, इनसे हमें कंसर्न नहीं है। कार्बन बनेगी, फ्लोरिनेटेड अल्केन यानी वो अल्केन जिसके अंदर फ्लोरीन प्रेजेंट होगी, और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो बनेगा HF यानी बनेगा। तो ये है एक्सप्लोसिव इन नेचर रिएक्शन है। तो आयोडीन जो है सब्सटीट्यूट डायरेक्टली नहीं होती, बिकॉज द रिएक्शन इज़ टू स्लो। आयोडीन के साथ रिएक्शन बहुत स्लो होता है, क्योंकि आयोडीन का साइज़ जो है एज़ कम्पेयर टू अदर हैलोजन जो है वो ज़्यादा है। तो रिएक्टिविटी इनकी यहाँ पे डिस्कस की गई। फ्लोरीन जो है वो रिएक्टिव है, क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो मीडियोकर है, और आयोडीन भी रिएक्टिव है लेकिन स्लो रिएक्शन इसका होता है। फ्लोरीन का रिएक्शन क्लोरीन से ज़्यादा है, क्लोरीन का ब्रोमीन से ज़्यादा है, ब्रोमीन का आयोडीन से ज़्यादा है। तो ये है इसकी रिएक्टिविटी। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, आपने ये तरतीब याद रखनी है। फ्लोरीन इज़ ग्रेटर दैन Cl2, Cl2 इज़ ग्रेटर दैन Br2, Br2 इज़ ग्रेटर दैन I2। तो हम ज़्यादातर क्लोरीन यूज़ करते हैं। आप ज़रा देखें रेडिकल मैकेनिज़्म 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप को हम कहते हैं इनिशिएशन, जहाँ पे इसने इनिशिएट करना है रेडिकल बनाने की, इसने जो है वो स्टार्ट लेना है। दूसरा है स्टेप आपके पास प्रोपोगेशन का। प्रोपोगेशन में आपने देखना है कि वो रिएक्शन किस तरह प्रोपोगेट करेगा, और तीसरे में आपने देखना है टर्मिनेशन। सबसे पहले स्टेप में देखें, ये क्लोरीन है Cl2, Cl2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने HV का मतलब यहाँ पे होता है लाइट रे। आपने लाइट एनर्जी जो है वो इसके ऊपर गिराई है, तो ये जो लाइट एनर्जी आपने यूज़ की, इस लाइट एनर्जी की वजह से ये Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, दैट इज़ कॉल्ड इनिशिएशन। अब ये जो Cl नेगेटिव है, इस Cl नेगेटिव ने अब यहाँ पे क्या प्रोसेस किया और किस तरह हम इसको यहाँ पे देखते हैं। अब इसका प्रोसेस Cl नेगेटिव का यहाँ पर ये है कि ये जो Cl नेगेटिव है ये इस बल्कि यहाँ पे रेडिकल बनना चाहिए था, तो ये जो Cl है ये इसके H को रिप्लेस करके HCl बना देगा। तो यहाँ पे HCl बनेगा और यहाँ पे CH3 का रेडिकल बन जाएगा। तो ये जो CH3 का रेडिकल बना, ये CH3 का रेडिकल अगेन Cl के साथ बनेगा। यहाँ से एक Cl लेगा और दोबारा Cl का एक रेडिकल बनाएगा। ये जो आपको स्क्वायर बॉक्स नज़र आ रहा है, ये स्क्वायर बॉक्स नहीं है, बेसिकली ये यहाँ पे डॉट है, और आपने यहाँ पे डॉट को
ड्रा कर लेना है, तो मैं एक पेंसिल टूल यूज़ करके यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। इस तरह करके जो है वो एक आपके पास रेडिकल फॉर्म होगा। इसी तरह यहाँ पर भी जो है वो रेडिकल बनेगा, नेगेटिव चार्ज नहीं यहाँ पे आएगा, तो इधर भी रेडिकल होगा और इधर भी जो है वो हम लिखेंगे कि ये जो है वो रेडिकल है। यहाँ पर भी जो है वो रेडिकल हम मेंशन करेंगे। रेडिकल ये डॉट ही होती है एक, ये पेंसिल है और इसको जो है वो इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं लग रहा मुझे। वार कैफ आप इसको जो है वो इस तरह डॉट लिखेंगे। ये डॉट जो है आपने यहाँ पे कार्बन के ऊपर लेनी है, यहाँ पे इस जगह पे आएगी रेडिकल का साइन है एज़ इट इज़। यहाँ पे जो है वो इधर आपने रेडिकल का साइन डालना है। इस तरह ये सारे मैंने क्रॉस कर दिए। यहाँ पे आपने Cl के ऊपर यहाँ पे रेडिकल का साइन और यहाँ पे आपने एक डॉट डालनी है, ये भी रेडिकल का यहाँ पे साइन, ये रेडिकल बने। अब एक रेडिकल आपने ये वाला रेडिकल लिया है और ये जो रेडिकल आप ले रहे हैं ये वाला, ये रेडिकल CH3H के साथ जो है वो कंबाइन होगा। इस रेडिकल ने क्या किया, इस रेडिकल ने इस H को जो है वो अपने साथ कंबाइन किया, तो क्या बनाया इसने, ये HCl इसने बना दिया है। अब ये HCl बना, अब पीछे क्या रह गया, CH3 का रेडिकल। ये CH3 का रेडिकल का मतलब ये होता है कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। इसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ये इलेक्ट्रॉन अब कार्बन के साथ जाके ऊपर रेडिकल बनाएगा। तो ये रेडिकल बना CH3 रेडिकल। यही CH3 रेडिकल, यहाँ पे जो रेडिकल है ये CH3 रेडिकल, ये अगेन Cl2 के साथ ट्रीट करेगा। क्या करेगा, एक Cl को ले लेगा, CH3Cl बनाएगा और अगेन क्लोरीन का रेडिकल बना देगा। ये क्लोरीन का जो है वो अगेन रेडिकल बना। क्लोरीन का जब रेडिकल बनेगा तो क्लोरीन का रेडिकल फिर दोबारा CH3 रेडिकल के साथ जो है वो कंबाइन होगा। इस तरह करके इसको हम ड्रा करते हैं और इधर जो है वो Cl का रेडिकल है, ये इनके साथ आपस में ट्रीट करके ये क्या बनाएगा, Cl, दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनेशन। ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। पहले स्टेप को हम कहते हैं इनिशिएशन, दूसरे को हम कहते हैं प्रोपोगेशन और तीसरे को कहते हैं हम टर्मिनेशन। तो ये हमारे पास आएगा प्रोसेस बाय रेपिटेशन ऑफ दी स्टेप्स। देयर आर डिफरेंट स्टेप्स दैट कैन बी रिपीटेडली इन सीक्वेंस। स्टेप 2 अगर आप देखें, मिक्सचर ऑफ हेलोजन सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट आर ऑब्टेन। आपने ये लिया, ये देखें CH3Cl आपने लिया, ये वही है, इसको ओपन करके उसने स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया। इसके साथ Cl का रेडिकल, ये उसने रेडिकल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये क्या बनेगा, अब यहाँ से एक H रिमूव होगा। ये मसलन मैं H रिमूव करता हूँ, ये H रिमूव हुआ, इस H ने Cl के साथ कंबाइन होके ये HCl बना दिया। पीछे रह गया CH2Cl, ये देखें CH2Cl, और ये आपका एक रेडिकल यहाँ पे बच गया। क्यों कि ये बॉन्ड जब ब्रेक हुआ था तो इस तरह ब्रेक हुआ था और इसका एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो यहाँ पर CH2 की फॉर्म में एज अ रेडिकल आया। उसके बाद आपने ये देखा कि ये जो यहाँ पे रेडिकल बना था, ये जो रेडिकल आपने बनाया CH2Cl रेडिकल, अगेन Cl2 के साथ ट्रीट करेगा, Cl2 को इस तरह मिड से ब्रेक करेगा, एक CH को साथ में लाएगा। देखें Cl, CH2 और Cl, ये आपके पास बन गया डाईक्लोरोमीथेन। अब ये जो Cl एक बच गया, ये अब रेडिकल की फॉर्म में है, यहाँ पे आपने इसका ये रेडिकल मेंशन कर दिया, तो ये Cl रेडिकल आ गया। अब यही Cl रेडिकल अगेन CH2Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा। ये देखें, ये वही मॉलिक्यूल है जो आपने यहाँ पे ऊपर ये वाला डिस्कस किया, ये वही मॉलिक्यूल है, जस्ट उसका स्ट्रक्चर उसने थोड़ा सा बना दिया है। CH2 है और Cl2 है, ये देखें ये 2H है और ये क्या है, यहाँ पे 2 Cl दिए गए हैं, CH2Cl, और ये Cl नेगेटिव यानी Cl रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा। अब बनेगा क्या, अगेन आप देखें यहाँ से अगर मैं इसका H रिमूव करूँ विद बॉन्ड, सॉरी यहाँ से बॉन्ड मूव किया, तो ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये वाला, और इसको अगर हम ऐसे मेंशन करें तो इसको मैं दोबारा करता हूँ, ये वाला जो है आपका ये H जो है, ये H अगर यहाँ से रिमूव किया जाए तो ये H Cl के साथ जो है वो कंबाइन होगा। इन दोनों ने आपस में जो है वो अब कंबाइन होना है। तो अब ये जब कंबाइन होगा इसके साथ, तो अब किस तरह आप इसको जो है वो लिखेंगे, ये दोनों कंबाइन होकर बनाएंगे HCl, ये बना HCl। अब ये पीछे क्या रह गया, CHCl, यहाँ की ज़ाहिर बात है बॉन्ड ब्रेक हुआ था, इसका ये जो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे ये वाला नज़र आ रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये रेडिकल की फॉर्म में बनेगा। ये देखें यहाँ पे ये जो है वो रेडिकल आपको सामने नज़र आ रहा है, ये रेडिकल आपने यहाँ पे बनाया CHCl2 और यहाँ पे बन गया H।
अब एक रेडिकल आया, अब ये रेडिकल अगेन जो है वो रिएक्ट करेगा। आप देखें ये इसने रिएक्ट किया है CHCl2, ये जो बना था इसने अगेन रिएक्ट किया अगेन क्लोरीन के साथ, फिर वही कंडीशन एक Cl उसने ले लिया, ये बना आपके पास क्लोरोफॉर्म CHCl3 और एक रेडिकल अगेन आपके पास बच गया। ये रेडिकल फर्दर जो है क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा। क्लोरोफॉर्म हम जो है वो इसको कहते हैं, ये क्लोरोफॉर्म है, इसे रिएक्ट करना है अगेन CH के साथ, रेडिकल के साथ क्या होगा, अब यहाँ से एक H रिमूव होगा, ये वाला H रिमूव होगा। जब ये H रिमूव होगा तो जब आपस में ये कंबाइन होंगे तो बनेगा HCl। जब ये HCl बन जाएगा तो HCl के बनने के बाद अब हम ये देखेंगे कि पीछे क्या रह जाएगा, इसका पीछे बच जाएगा Cl3, ये डॉट रह जाएगा। अब Cl3 यहाँ पे जो C के ऊपर डॉट है ये रेडिकल है, H रिमूव हो गया, HCl बन गया। ये अगेन जो रेडिकल वाला CCl3 है ये ClCl के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, CCl4 टेट्रा क्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये बनेगा और Cl रेडिकल अगेन जो है वो बच जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो ओवरऑल इसका रिएक्शन था। तो ये हमारे पास रिएक्शंस थे इसके 4 जिनको आपने डील किया। एक आपने डील किया कंबस्शन को, एक आपने डील किया ऑक्सीडेशन को, एक आपने डील किया नाइट्रेशन को, एक आपने डील किया हेलोजिनेशन को। तो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर आपने इन चीज़ों को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जिस तरह आपको ये दिखाया भी जा रहा है तो हम अल्कीन्स को डील करेंगे, अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर और अल्कीन्स के आगे जो है वो रिएक्शन डील किए जाएंगे। आप इसके यूजेस जो है वो बुक से भी देख सकते हैं, ये सारे यूजेस इसके सामने लिखे हुए हैं। ये फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, इलिमिनेटिंग गैस के तौर पे इस्तेमाल होता है, मिथाइल क्लोराइड बना सकते हैं, क्लोरोमीथेन बना सकते हैं जो अभी बनाए हैं, क्लोरोफॉर्म जो अभी बना के आए हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल बना सकते हैं, आपने अभी बनाई भी है पीछे, फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN आप बना सकते हैं। तो हम इसको जो है वो अब देखेंगे कि HCN जो है वो हम बना सकते हैं, HCN बनाएगा। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन ब्लैक बनती है, आपको बताया जब इनकम्प्लीट हम कंबस्शन करते हैं तो कार्बन मोनोक्साइड वाटर और कार्बन जो है वो रिलीज़ होती है, तो कार्बन को कार्बन ब्लैक करते हैं। कार्बन ब्लैक पेंट में इस्तेमाल होती है, प्रिंटिंग इंक्स में इस्तेमाल होती है, ऑटोमोबाइल्स के जो टायर्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल होती है। मैन्युफैक्चर यूरिया फर्टिलाइज़र और जो मीथेन गैस है ये यूरिया फर्टिलाइज़र के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। तो ये आपका जो है वो लेक्चर है ओवरऑल। तो ये तकरीबन 2 से 3 लेक्चर्स हैं जिनको मैंने एक ही लेक्चर में कंक्लूड कर दिया है। तो ये 2-3 दिन जो आपका गैप रहा है ये इस लेक्चर से कवर हो जाएगा। तो अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।